हाय एवरीवन। आज हमारा इकोनॉमिक्स का लेक्चर नंबर 4 होने वाला है और आज इस लेक्चर में हम करने वाले हैं इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आप एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या किसी भी एसएससी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, यहाँ से काफ़ी सवाल हैं जो देखने को मिलेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट से भी काफ़ी सवाल देखने को मिलेंगे। आपको डायरेक्टली टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट से पूछ लेता है कि अगर इस तरह का कोई इंसान है तो वो किस तरह के अनएम्प्लॉयमेंट में हम उसे रखेंगे, इस तरह से बनता है। और यहाँ पर इन्फ्लेशन से भी काफ़ी सवाल बनते हैं। तो आज इन दोनों टॉपिक को इस लेक्चर में हम अच्छे से कवर करेंगे। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले हम इस लेक्चर को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इन्फ्लेशन होता क्या है। तो सच ऐसा कुछ नहीं है जो मुझे आपको समझाना पड़े, आप सभी जानते हो। इन्फ्लेशन को हिंदी में कहते हैं महंगाई, ठीक है। और महंगाई एक ऐसा टर्म है कि आप सभी इस चीज़ से भली भांति मतलब समझते हो क्या है। इसको अगर मैं किसी वर्ड में एक तरह से डिफाइन करना चाहूँ तो आप बोल सकते हो इसको जनरल राइज इन द प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो आपके राइज होता है, जो जैसे अभी कोई एक जो सामान आज से पहले आपको 5 रुपये में मिलता था, आज वही सामान आज आपको 10 रुपये में मिल रहा है, तो उसकी प्राइस 5 रुपये से बढ़ के 10 रुपये हो चुकी है। कहने का मतलब है महंगाई बढ़ चुकी है। जैसे कि आपके घर वाले, जब आप एक डिस्कशन चल रहा होता है नॉर्मल, कभी जैसे डिनर पर या कभी ऐसे बातें चलती हैं, तो आपने अपने पेरेंट्स के मुंह से भी सुना होगा कि भाई हमारे ज़माने में सोना इस भाव था, या वो प्लॉट इतना सस्ता मिल रहा था बट हमने लिया नहीं। तो ऐसी जनरल कॉन्वर्जेसन चलती है। क्योंकि पहले अगर अगर देखो, जो इन्फ्लेशन है ना, आप आज के टाइम में उसे हर साल भी देख सकते हो। अगर मैं उसे किसी एक बेस ईयर को मान के कि थोड़े पुराने टाइम से कंपेयर करूँ, तो आपको एक एक्चुअल में बहुत ज़्यादा गैप देखने को मिलेगा प्राइसेस के बीच में। तो वही है। तो इतना कुछ है नहीं कि मुझे आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत पड़े कि भाई क्या है इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन से आप भली भांति जानते हो। अगर आज से मैं 2010 की बात करता हूँ तो लगभग 50-52 रुपये पर लीटर पेट्रोल आता था। आज की बात करता हूँ तो लगभग अप्रॉक्स 100 रुपये पर लीटर पेट्रोल आता है। तो दिस इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। महंगाई बढ़कर क्वांटिटी वही है बट प्राइस बढ़ गई है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। अब हम आगे यहाँ पर बात करते हैं कि अभी देखो, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए ना बहुत सारे टूल्स हैं जो यहाँ पर यूज किए जाते हैं आरबीआई के द्वारा। वो हम अलग लेक्चर में पढ़ेंगे। तो अभी हम यहाँ पर ये नहीं देखेंगे कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल कैसे किया जाता है। इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें अलग से हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले एक यहाँ पर फ्रेमवर्क के बारे में ध्यान रखना। 2016 से पहले की अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ, ठीक है, अगर हम यहाँ पर 2016 से पहले की बात करते हैं तो कुछ ऐसा हमारे पास कोई ऐसा फ्रेमवर्क नहीं था जो कि इन्फ्लेशन को टारगेट करके चले कि भैया इतना इन्फ्लेशन हमें लेके चलना है, इतना इन्फ्लेशन नहीं लेके चलना है। क्योंकि आप सभी को एक चीज़ समझ में आनी चाहिए कि इन्फ्लेशन भी ज़रूरी है। अगर किसी भी कंट्री की ग्रोथ के लिए इन्फ्लेशन ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पर आप इन्फ्लेशन को ना ऐसे एक तरह से इमेजिन कर सकते हो या ऐसे आप कंसिडर कर सकते हो जैसे आटे में नमक। जैसे आटे में नमक ज़रूरी होता है, वैसे ही हमारी ग्रोथ के लिए इन्फ्लेशन ज़रूरी होता है। लेकिन अगर आटे में नमक ज़्यादा हो जाए तो रोटी कड़वी लगने लगती हैं। वैसे ही अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा हो जाए तो जो खासकर एक पुअर सोसाइटी होती है, जो एक गरीब लोग होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और बहुत ज़्यादा उस चीज़ का जो एक तरह से आप बोल सकते हो कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ते हैं। तो 2016 में एक फ्रेमवर्क बनता है जिसका नाम था FITF। अगर मैं इसकी फुल फॉर्म की बात करता हूँ तो ये है यहाँ पर फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क। टारगेटिंग फ्रेमवर्क ये 2016 में हमारा पहली बार फ्रेमवर्क बना था, जिसमें हमको जो एक आरबीआई एक इस जो इसको मैनेज कर रहा है, जो इसको कंट्रोल कर रहा है, एक स्पेसिफिक मैंडेट देता है कि भैया इन्फ्लेशन इस टारगेट के रेंज में बढ़ना चाहिए, इससे ज़्यादा और इससे कम नहीं बढ़ना चाहिए। और ये हमारा 2016 में इसकी शुरुआत होती है। इससे पहले कोई क्लियर इन्फ्लेशन टारगेट नहीं होता था इंडिया में। तो सबसे पहले तो आप ये चीज़ ध्यान रखो। और देखो, अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में जानते हो ना, चलो ठीक है, अभी हम उसको टच नहीं करते हैं, ठीक है। जब हम मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ेंगे तभी हम वो सारी चीज़ों को देखेंगे, ठीक है। मैंने यहाँ भी लिखा हुआ है ये, अगर आप देखना चाहो तो FITF फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क, ठीक है। अगर हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, अब हम थोड़ा सा पढ़ते हैं क्वांटिटी थ्योरी ऑफ क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। तो आपका जो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी है ना, सबसे पहले तो ध्यान रखना ये दी किसने थी। तो ये देते हैं यहाँ पर
इरविंग फिशर यहाँ पर इसको देते हैं, इरविंग फिशर यहाँ पर देते हैं। और इरविंग फिशर एक और चीज़ यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं, अगर कभी आपसे वैसे पेपर में पूछा नहीं गया लेकिन कभी आपसे ये पूछ ले कि इन्होंने इल्यूजन ऑफ मनी को टारगेट, इल्यूजन ऑफ मनी के बारे में भी बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। जैसे कि एक इंसान की आज से 5 साल पहले 10,000 सैलरी थी और अभी वो बढ़कर अगर 17,000 हो गई है, तो आपको ऐसा लगता है कि भाई आपकी सैलरी बढ़ गई है, लेकिन एक्चुअल में आपकी जैसे सैलरी आपको कितना लगा 7,000 बढ़ी, लेकिन अगर आप एक्चुअल में देखोगे तो आपकी जो सैलरी है वो 1,000 से 2,000 बढ़ी, क्योंकि जो 5,000 है वो तो महंगाई बढ़ गई। ठीक है, तो इन्होंने ये इल्यूजन ऑफ मनी की थ्योरी भी इन्होंने ही दी थी। कभी अगर आपसे पेपर में पूछ ले कि इल्यूजन ऑफ मनी की जो थ्योरी है वो किसने दी थी, तो वो उन्होंने ही दी थी। अच्छा, ये क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी में ना एक इक्वेशन देते हैं जिसको हम फिशर इक्वेशन बोलते हैं। इनके द्वारा एक इक्वेशन दी गई थी जिसको हम क्या बोलते हैं, फिशर इक्वेशन बोला जाता है। ठीक है, ये फिशर इक्वेशन से पेपर में पूछ लिया जाता है और खासकर ये पूछ लिया जाता है, जैसे मैं बताता हूँ फिशर इक्वेशन क्या है। फिशर इक्वेशन है m इंटू वी बराबर p इंटू टी। ठीक है, यहाँ पर m का मतलब क्या है, तो m का मतलब अगर हम देखें तो m का मतलब है मनी सप्लाई। m का मतलब क्या है, आपसे डायरेक्ट ये इक्वेशन पूछ दे देगा और आपसे बोल देगा कि भाई इसमें m का मतलब क्या है। तो आपको फिशर इक्वेशन पता होना चाहिए, m इंटू बी इक्वल टू पी इंटू टी। m का मतलब है मनी सप्लाई और यहाँ पर b का मतलब है वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन, वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन। बी का मतलब क्या है, वेलोसिटी। देखो, आप अगर मार्केट में मनी सप्लाई करोगे तो जो आपका सर्कुलेशन है ना, वेलोसिटी, वो बढ़ेगा। एक इंसान से दूसरे इंसान के हाथ में पैसा बहुत तेज़ी से जाएगा। ठीक है, और उससे क्या होगा, आपका जो ये प्राइस लेवल है, प्राइस लेवल क्या होता है आपका, इंक्रीज होता है। और टी का मतलब है यहाँ पर ट्रांजैक्शन, टी का मतलब है यहाँ पर ट्रांजैक्शन। तो सबसे पहला फिशर इक्वेशन में यही ध्यान रखना कि एम क्या रिप्रेजेंट करता है, बी क्या रिप्रेजेंट करता है, पी क्या रिप्रेजेंट करता है और यहाँ पर टी क्या रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, आपको ये समझ में आना चाहिए। और एक जनरल सी बात है, अगर आप मार्केट में मनी सप्लाई को बढ़ा दोगे ना, अगर आप मार्केट में मनी सप्लाई को बढ़ा दोगे तो आपका क्या होगा, यहाँ पर प्राइस बढ़ जाएगी। एक तरह से बोल सकते हो कि आपकी इन्फ्लेशन आ जाएगा। जैसे यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ, आगे भी जब मैं आपको मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ाऊँगा तो बहुत अच्छे से हम वहाँ भी एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ। देखो, बैंक है ना, बैंक जो लोन लेती है वो कहाँ से लेती है, आप बोलोगे भैया आरबीआई से लेती है, या आप जो लोग पैसे डिपॉजिट करते हो वो भी पैसे बैंक के पास ही जाते हैं। ठीक है, अभी हम सीआरआर वगैरह के बारे में कुछ नहीं पढ़ते, बस एक बात मैं यहाँ पे ये ध्यान रखते हैं कि अभी तक जो बैंक लोन दे रही थी वो 10% के रेट से दे रही थी। कल को बैंक लोन देने लग जाए 5% के रेट से। ठीक है, 5, चलो एक्चुअल देखते हैं, एक्चुअल में 2% गिर गया, हम 8% लेके चलते हैं, तो लोग क्या होंगे, लोन ज़्यादा लेंगे। और लोगों के पास जब पैसा होगा, जब हाथ में आप किसी के पैसा दे दोगे, जब लोगों के पास पैसा होगा तो पैसे को ज़्यादा खर्च करेंगे। और जब ज़्यादा खर्च करेंगे, अभी देखो, एक दुकान वाले की हम एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज पहले आप लोन लेने गए, आपका दिमाग में था कि लोन आपको 50,000 रुपये लेने हैं, लेकिन आपको लगा यार, जब आप बैंक पहुंचे आप लगा यार आपको यहाँ 2% कम इंटरेस्ट देना लग रहा है, तो आप बोल रहे हो भैया 50,000 ना दे के मुझे कितना दे दो, तो मुझे 1,00,000 रुपये यहाँ पर एज ए लोन दे दो। ठीक है, आप वहाँ से क्या लेके आए, 1,00,000 रुपये लोन लेके आए, अब आपके पास ज़्यादा पैसा आ गया। अब आप जो अपना खर्च एक्सपेंसेस पे पहले कम करने वाले थे, अब वहीं पर ज़्यादा करने वाले होंगे। अब वहीं पर अगर हम यहाँ पर एक शॉपकीपर का एग्जांपल ले लेते हैं, अगर एक शॉपकीपर है, ठीक है, अगर यहाँ पर जब लोगों के पास पैसा ज़्यादा होगा तो वो दुकान पे जाएंगे। अब जो इंसान पहले एक शर्ट खरीद रहा था अब वो 2 शर्ट खरीदेगा। अब शॉपकीपर की क्या होगा, बिक्री ज़्यादा होगी, और जब बिक्री ज़्यादा होगी उसके पास सप्लाई उतनी होगी नहीं, और सप्लाई उतनी होगी नहीं जब उसे पता है कि यार इसकी डिमांड बहुत है, और जब डिमांड बढ़ेगी तो वो क्या करेगा, और उसे पता है कि पीछे से सप्लाई उतनी नहीं आ रही है और सप्लाई भी आ रही होगी, तो वो जानबूझ के उसका प्राइस लेवल बढ़ा देगा कि उसकी बिकी तो रही है ना, 3 शर्ट ना बिक के 2 शर्ट बिक जाएंगी अगर वो प्राइस बढ़ा देगा, लेकिन उसका प्रॉफिट अगर एट द एंड देखा जाए तो ओवरऑल ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर मनी सप्लाई बढ़ाने पर मार्केट में आपका इन्फ्लेशन बढ़ता है। और ये बहुत सारे टर्म हैं, इनको बहुत अच्छे से जब हम मॉनेटरी पॉलिसी करेंगे तब और अच्छे से आपको ये चीज़ें यहाँ पर समझ में आएंगी। ठीक है, तो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मशीन समझ में आया, मैं मशीन बोल रहा हूँ, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी आपको यहाँ पर समझ में आया। अब अगर हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं,
अब हमारे इन्फ्लेशन भी ना दो प्रकार से होते हैं। अब आप पूछोगे भैया इन्फ्लेशन दो प्रकार से कैसे होते हैं, तो देखो एक होता है सप्लाई साइड इन्फ्लेशन और एक होता है डिमांड साइड इन्फ्लेशन। तो मुझे ये बताओ सप्लाई साइड इन्फ्लेशन क्या होता है आपके अकॉर्डिंग, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। ठीक है, जब तक देखो आप खुद का यूज नहीं करोगे ना ब्रेन, तब तक आपको इकोनॉमिक्स समझ में नहीं आएगी। इकोनॉमिक्स बहुत आसान है, जस्ट आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। देखो सप्लाई साइड इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, जैसे कि कोई फैक्ट्री है वो सप्लाई कर रही है, ठीक है, कोई इंडस्ट्री है वो कोई सामान बना रही है, वो सप्लाई कर रही होगी, जहां से बेसिकली आपका सामान बन रहा है उसको बोलेंगे हम सप्लाई साइड इन्फ्लेशन। अब सप्लाई साइड इन्फ्लेशन बहुत सारी वजह से हो सकता है। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज यहाँ पर कोई भी कंपनी है जो ब्रेड बना रही है, ठीक है, यहाँ पर आप सपोज करो कि कोई भी कंपनी है जो क्या बना रही है, ब्रेड बना रही है। अब कल को क्या हो जाए कि अगर वो व्हीट का ब्रेड बना रही है, तो कल को क्या हो जाए, व्हीट के प्राइस ही बढ़ जाए, व्हीट के प्राइस बढ़ जाएं यहाँ पर। जितने में वो व्हीट पहले खरीद रही थी कंपनी, अब उसे गेहूं और ज़्यादा महंगे में मिले। जब उसे, क्योंकि वो व्हीट का आटा बनाएगी, आटा से वो ब्रेड बनाएगी, जब उसे खुद को रॉ मटेरियल महंगा पड़ रहा है, पहले रॉ सपोज ये पहले उसे पड़ रहा था 20 रुपये पर केजी, अभी अगर उसे पड़ रहा है 25 रुपये पर केजी, तो भाई कोई भी कंपनी इतनी अच्छी तो है नहीं कि वो लॉस खुद ले लेगी। वो क्या करेगी, ब्रेड का कीमत बढ़ा देगी। ठीक है, तो ये हो गया, मतलब जहाँ से सप्लाई आ रही है वहीं से चीज़ें बढ़ रही हैं। ठीक है, या सपोज गवर्नमेंट ने टैक्स, जो पहले टैक्स लगा रही थी, टैक्स ज़्यादा बढ़ा दिया। ठीक है, या कुछ और रीजन हुआ जिसकी वजह से जो मशीन वगैरह पहले जिसमें बनती थी वो सस्ती आ रही थी, अब महंगी आ रही हैं। तो उसकी वजह से क्या है कि कंपनी को ब्रेड की कीमत यहाँ पर बढ़ानी पड़ गई। जो ब्रेड का पैकेट पहले 20 रुपये का आता था, वही कंपनी ने ब्रेड का पैकेट 30 रुपये कर दिया। तो ये कौन सा इन्फ्लेशन हुआ, कौन सी महंगाई हुई, ये सप्लाई साइड इन्फ्लेशन हुआ। इतनी चीज़ क्लियर। एक होता है डिमांड साइड इन्फ्लेशन। अब डिमांड साइड इन्फ्लेशन क्या होता है, तो डिमांड साइड इन्फ्लेशन होता है कंज्यूमर लेवल पर। अब जैसे एक ब्रेड है, मैं अब एक सेकेंड हम इसको ऊपर कर लेते हैं। अब हम एक ब्रेड का ही एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, कोई कंपनी है, हम देखो छोटी क्वांटिटी लेके समझेंगे तो हमको समझ में आएगा। एक ब्रेड है, उसकी 100 क्वांटिटी वो पर डे के हिसाब से बनाती है, और 100 क्वांटिटी की ही उसकी डिमांड है, 100 क्वांटिटी की ही उसकी डिमांड है। अब कंपनी 100 पैकेट ही बना रही है, उसका वो पूरा फुलफिल कर पा रही है। लेकिन कल को उस कंपनी के ब्रेड अच्छे हों या किसी भी रीजन से लोगों के पास पैसा ज़्यादा आ गया, उसकी डिमांड बढ़ जाए, लेकिन अब उसके पास देखो, अभी ये तो मैं 100 क्वांटिटी, लेकिन वो बहुत बड़े लेवल पे कर रही है ऑलरेडी। अब क्या है कि क्वांटिटी वो ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसके पास उतना स्टोरेज नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, बहुत सारी चीज़ें नहीं है। तो अब वो क्या करेगी, डिमांड बढ़ गई। अब डिमांड बढ़ गई तो लोग और ज़्यादा डिमांड करने लगे, लेकिन वो वहाँ पर अपने एंड से क्या नहीं कर पा रही, उतनी क्वांटिटी प्रोड्यूस नहीं कर पा रही, क्योंकि उसके पास बहुत सारी, हो सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी हो, लेबर की कमी हो, कैपिटल की कमी हो, मशीनरी की कमी हो, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। तो अब वो क्या करेगी, यहाँ पर जो ब्रेड का प्राइस पहले 20 रुपये था उसको बढ़ाकर 30 रुपये कर देगी। और जब इन्फ्लेशन बढ़ेगा, जब वो प्राइस बढ़ा देगी, तो ऑब्वियसली बात है थोड़ी बहुत डिमांड कम हो जाएगी, और डिमांड कम हो जाएगी तो वो यहाँ पर फुलफिल कर पाएगी लोगों की नीड। तो यहाँ पर जो इन्फ्लेशन होता है, जो महंगाई होती है, वो दो रीजन से बढ़ती है, एक तो सप्लाई साइड से ही और एक डिमांड साइड से भी। तो कभी अगर आपसे पूछे कि सप्लाई साइड इन्फ्लेशन क्या होता है, डिमांड साइड इन्फ्लेशन क्या होता है, तो आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है। वहाँ पर ऑप्शन होगा, ऐसा तो है नहीं कि आपको लिखना पड़ेगा, तो आपके पास ऑप्शन होगा, आप आराम से वहाँ पर कर पाओगे। अब यहाँ पर एक और चीज़ है, आप जो इन्फ्लेशन मेजर करते हो ना, जस्ट देखते हैं, हमने शायद आगे लिखा होगा, हाँ यहाँ पर हमने लिखा हुआ है। देखो इन्फ्लेशन मेजरमेंट दो तरीके से किया जा सकता है। एक तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये छोटे लेवल पे किया जाता है, और एक है होल सेल प्राइस इंडेक्स, ये होल सेल के प्राइस इंडेक्स पे किया जाता है। अब इनको हम डीपली नहीं पढ़ेंगे क्योंकि आपका दिमाग घूम जाएगा, और मैंने जहाँ तक एनालिसिस किया है, जो आपका WPI है और CPI है, आपके यहाँ पर डीपली क्वेश्चन नहीं पूछता, बस ये पूछ लेता है कि जो इन्फ्लेशन मेजरमेंट होता है उसके कौन कौन से इंडेक्स हैं। ठीक है, तो एक है होल सेल प्राइस इंडेक्स, एक है यहाँ पर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ये चीज़ आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना, कितने आपको इंडेक्स याद रखने, दो इंडेक्स यहाँ पर याद रखना। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा हम इन्फ्लेशन के प्रकार देख लेते हैं। देखो इन्फ्लेशन ना अलग अलग तरीके से बढ़ता है, अलग अलग टाइप हैं, तो उसके हम देख लेते हैं। अगर हम यहाँ पर इन्फ्लेशन की बात करते हैं तो सबसे पहली इन्फ्लेशन है हमारा क्रीपिंग इन्फ्लेशन। क्रीपिंग इन्फ्लेशन क्या होता है, रेंगता हुआ इन्फ्लेशन, मतलब इन्फ्लेशन बढ़ रहा है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है। लगभग अगर हम इसमें देखो, ये जो हमने कैटेगराइज किया है, ये परसेंटेज के बेसिस पे किया है कि कितने परसेंट से कितने परसेंटेज बढ़ेगा इन्फ्लेशन,
तब मैं उसे क्रीपिंग इन्फ्लेशन बोलूँगा। कितने परसेंटेज से कितने परसेंटेज तक बढ़ेगा तब मैं उसे वॉकिंग इन्फ्लेशन बोलूँगा। ये सारे यहाँ पर हमारे परसेंटेज के बेसिस पे हम इसको डिफाइन करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर क्रीपिंग इन्फ्लेशन की बात करता हूँ तो क्रीपिंग इन्फ्लेशन अगर आपका 3 से लेकर 4% अगर आपकी महंगाई बढ़ रही है तो आप ये मान सकते हो कि आपका जो इन्फ्लेशन है उसको किस कैटेगरी में डाल सकते हो, तो उसको यहाँ पर क्रीपिंग इन्फ्लेशन की कैटेगरी में डाल सकते हो। वहीं पर अगर हम बात करते हैं यहाँ पर वॉकिंग इन्फ्लेशन के बारे में, अभी क्रीपिंग का मतलब होता है रेंगना, ठीक है, क्रीपिंग का मतलब होता है रेंगना और वॉकिंग इन्फ्लेशन का मतलब होता है चलना, ठीक है। कहते हैं ना कि या तो तुम रेंगो, रेंगा नहीं चल रहा तो वॉक करो, वो मतलब कुछ तो करो, मतलब जैसे या तो दौड़ो, दौड़ा नहीं जा रहा तो वॉक करो, वॉक नहीं किया जा रहा तो रेंगो, कुछ भी तो करो, ठीक है। तो वहीं से लिया गया है। वॉकिंग का मतलब धीरे धीरे चल रहा है, मतलब इन्फ्लेशन कितना बढ़ रहा है, 4% से लेके 10% के बीच में यहाँ पर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। तो इसको हम किस कैटेगरी में डाल देंगे, इसको वॉकिंग इन्फ्लेशन की कैटेगरी में डालते हैं। उसके बाद एक होता है रनिंग इन्फ्लेशन। रनिंग इन्फ्लेशन जो थोड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, वॉकिंग से थोड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, लगभग इसको हम 10% से लेके 20% के बीच में अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो इसको बोलेंगे हम वॉकिंग रनिंग इन्फ्लेशन, ठीक है। एक होता है गैलोपिंग इन्फ्लेशन। गैलोपिंग इन्फ्लेशन होता है बहुत तेज़ी से बढ़ना, ये जो बढ़ता है 20% से लेके 100% के बीच में बढ़ता है। और रनिंग इन्फ्लेशन तो किसी भी कंट्री के लिए फिर भी ठीक है। अगर किसी कंट्री को अगर आप कैटेगराइज कर रहे हो उसका इन्फ्लेशन गैलोपिंग में, मतलब उस कंट्री की हालत ख़राब होने वाली है। अगर किसी भी कंट्री में इन्फ्लेशन जो है गैलोपिंग इन्फ्लेशन की कैटेगरी में आ रहा है। एक होता है हाइपर इन्फ्लेशन, मतलब यहाँ पर हाइपर इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा हो गया, यहाँ पर 100% प्लस अगर इन्फ्लेशन हो गया तो वहाँ पर उस कंट्री को हम किस कैटेगरी में रखते हैं, हाइपर इन्फ्लेशन की कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। ये समझ में आया। और एक बार मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इन्फ्लेशन को आप ऐसे नहीं कह सकते हो कि अच्छा है बुरा है, बस नमक की तरह होता है, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, 3 टर्म और हैं इन्फ्लेशन से रिलेटेड, वो ध्यान रखना। एक होता है डिसइन्फ्लेशन, एक होता है डीफ्लेशन और एक होता है यहाँ पर स्टैगफ्लेशन, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं डिसइन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, डीफ्लेशन का मतलब क्या होता है और स्टैगफ्लेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है। एक बार आप इनके हिंदी में नाम देख लेना, ठीक है। तो आपका जो डिसइन्फ्लेशन है, डिसइन्फ्लेशन का मतलब होता है रेट ऑफ इन्फ्लेशन है वो यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है। अब रेट ऑफ आपका जो इन्फ्लेशन है वो डिक्रीज हो रहा है, उसका मतलब क्या है वो समझाता हूँ। जैसे 2023 में जो इन्फ्लेशन का रेट था वो सपोज 7% था, 2024 में जो इन्फ्लेशन का रेट है वो 5% ही रह गया, तो आपका जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन है वो क्या हुआ, डिक्रीज हो गया। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, रेट ऑफ इन्फ्लेशन आपका क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, रेट ऑफ इन्फ्लेशन डिक्रीजेस। ये चीज़ आपको यहाँ तक समझ में आती है। उसके बाद डीफ्लेशन क्या होता है, तो डीफ्लेशन जस्ट अपोजिट होता है, डीफ्लेशन आपका होता है जस्ट अपोजिट ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का जस्ट उल्टा क्या होता है यहाँ पर, डीफ्लेशन होता है। ये चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना, ठीक है। मतलब क्या हो गया, आपका जो किसी भी करेंसी की जो परचेजिंग पावर है, देखो एक और चीज़ समझा देता हूँ। इन्फ्लेशन क्या होता है, महंगाई क्या होती है, देखो यहाँ पर क्या होता है, जो आपकी करेंसी है ना, जो मनी है, उसकी जो परचेजिंग पावर है ना वो कम हो जाती है। कभी अगर परचेजिंग पावर टर्म दे दे तो कंफ्यूज मत होना, इन्फ्लेशन होगा तो आपकी परचेजिंग पावर कम हो जाएगी। मतलब 10 रुपये में सपोज 10 रुपये में आप कोई एक सामान लेके आते थे, सपोज एक बिस्किट का पैकेट लेके आते थे, अब वो 10 रुपये में ना आकर वो 15 रुपये में आएगा, तो पैसे की बिस्किट वही है, बिस्किट आपका वही है, बिस्किट चेंज नहीं हुआ ना, उसमें क्वांटिटी में कोई चेंज आया, बस बिस्किट की प्राइस बढ़ गई। जो चीज़ पहले 10 रुपये की आ रही थी वो 15 की आएगी अब। तो जो करेंसी की परचेजिंग पावर है, जो आपकी परचेजिंग पावर है वो क्या हो गई, कम हो गई। अगर यहाँ पर क्या होगा, डिफ्लेशन होगा, अगर आपकी महंगाई बढ़ के नहीं, महंगाई अगर घट जाएगी तो जो आपकी परचेजिंग पावर है वो इंक्रीज हो जाएगी, जो आपकी परचेजिंग पावर है यहाँ पर वो इंक्रीज हो जाएगी। इतनी बात तो आप जानते ही होंगे, ठीक है। तो इसमें जस्ट आपका थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करोगे तो आप आराम से कर लोगे। अब हम देखते हैं स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन का मतलब क्या होता है, देखो स्टैगफ्लेशन बहुत तगड़ी सिचुएशन होती है किसी भी देश के लिए। स्टैगफ्लेशन में क्या होता है, इन्फ्लेशन तो हो रहा है, मतलब आपकी जो महंगाई है, इन्फ्लेशन तो यहाँ पर बढ़ रहा है, महंगाई तो बढ़ रही है। अब देखो क्या होता है, महंगाई बढ़ती है
तो एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट होता है। इन्फ्लेशन होता है मतलब महंगाई बढ़ रही है तो इकोनॉमी भी बढ़ रही होती है, एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट हो रहा होता है। लेकिन स्टैगफ्लेशन वो वाली सिचुएशन होती है कि भैया महंगाई तो बहुत अच्छे से बढ़ रही है लेकिन एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज हो रहा है। एक तो एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है लोगों को, और जो इकोनॉमी है वो भी नहीं बढ़ रही है, जो जीडीपी है वो भी नहीं बढ़ रही है। तो किसी भी देश के लिए जो स्टैगफ्लेशन की कंडीशन होती है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। ठीक है, स्टैगफ्लेशन में क्या नॉर्मली क्या होगा, देखो इन्फ्लेशन बढ़ेगा मतलब कि यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा डायरेक्टली इनडायरेक्टली, लेकिन यहाँ पर इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा होता है, एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज नहीं हो रहा होता और इकोनॉमी भी नहीं बढ़ रही होती। तो ये चीज़ आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमारा ये जो इन्फ्लेशन वाला सवाल टॉपिक था ये ख़त्म होता है। ठीक है, अभी ये बस जनरल टर्म में आपको आपको पूछ लेगा क्रीपिंग इन्फ्लेशन में कितना आता है, होल प्राइस इंडेक्स में मतलब आपका जो इन्फ्लेशन है उसे कैसे मेजर करते हैं। ठीक है, और एक्स्ट्रा आपको यहाँ पर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट की, बेरोजगारी की। अगर हम बात करते हैं यहाँ से देखो डायरेक्ट सवाल बनते हैं, ध्यान रखना। सबसे पहले पेपर में पूछा गया कि भैया ये बताओ जो भारत में बेरोजगारी है, जो अनएम्प्लॉयमेंट है भारत में, उसका मेन कॉज क्या है, सबसे मुख्य कारण, सबसे मेन कॉज क्या है। तो उसमें बहुत सारे ऑप्शंस दे रखे थे, तो उसका आंसर था ओवर पॉपुलेशन। ये ध्यान रखना, कभी भी अगर आपसे पेपर में ये पूछ ले कि भारत में जो अनएम्प्लॉयमेंट का मेन कॉज क्या है तो वो है ओवर पॉपुलेशन। आप सभी को पता है, अगर अगर हम प्रेजेंट सिनेरियो की बात करते हैं तो इंडिया इज हाईएस्ट पॉपुलस कंट्री। ठीक है, उसके बाद एक और सवाल, अगर आप हो सकता है कि आप भी इस डेटा से थोड़ा सा सोचने लगोगे, सोचने पे मजबूर हो जाओगे। एक क्वेश्चन पूछा था जिसमें दे रखा था 5th 10th 8th एंड ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट, जिसमें एग्जामिनर ने आपसे पूछा था कि भाई ये बता दो सबसे ज़्यादा जो मेजोरिटी पॉपुलेशन है अनएम्प्लॉयड कौन सी है, जो सिर्फ 5 पास है, जो सिर्फ 10 पास है, जो सिर्फ 8th पास है, या जो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट है। आप क्या लगाते हैं, आप सोचिए। ठीक है, ठीक है, आपने सोच लिया होगा। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट। सबसे ज़्यादा अगर मेजोरिटी देखोगे आप तो सबसे ज़्यादा आपको यहीं देखने को मिलेगी, जो लोग ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट हैं सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयड यही लोग हैं। क्योंकि देखो इनको अपने हिसाब से जो इन्होंने डिग्री की हैं उस हिसाब से स्किल्स नहीं होती हैं, और लेक ऑफ स्किल्स की वजह से इनकी डिग्री के हिसाब से जॉब नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से अगर आपको इन अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलेगा तो इस वाले क्षेत्र में जो लोग ग्रेजुएट हैं और पोस्ट ग्रेजुएट हैं। क्योंकि जो बच्चा, जो इंसान सिर्फ 10th पढ़ा है, 8th पढ़ा है, 5th पढ़ा है, वो कहीं ना कहीं अपना एज अ वर्कर, एज अ लेबर काम कर लेता है। बट जो बंदा ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट होता है उसे एक खुद को भी लगता है ना यार मैं ग्रेजुएट हूँ और मैं कोई छोटा काम नहीं करना चाहता, जिसकी वजह से उसके जो क्वालिफिकेशन होती है उस वजह से उस क्वालिफिकेशन का लेवल का काम उसे नहीं मिल पाता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। ये चीज़ आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना। उसके बाद एक स्कीम ध्यान रखना अनएम्प्लॉयमेंट से ही रिलेटेड है। एक स्कीम चालू की गई थी, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। भाई ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है स्कीम। ठीक है, इस स्कीम के अंतर्गत क्या था, चलो देखो जब मैं आपको स्टैटिक जीके करा रहा था ना तब मैंने आपको ये स्कीम पढ़ाई थी, जब हमने गवर्नमेंट स्कीम करी थी तब मैंने आपको ये स्कीम पढ़ाई थी। आप इसकी लॉन्च डेट भी पूछी जाती है कि कौन कब इसको लॉन्च किया गया था, किस ईयर में इसको लॉन्च किया गया था। तो आप नीचे कमेंट करके बताओ कि किस ईयर में इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। इसको शॉर्ट में मनरेगा भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या था बेसिकली स्कीम में 100 डेज जो गांव के लोग हैं, जो अनस्किल्ड हैं, जिनके अंदर कोई ऐसी अदर स्किल नहीं है, उनके लिए 100 डेज का काम देने की गारंटी दी गई थी पर ईयर। एक साल में कितने दिन काम, 100 डेज काम की गारंटी दी गई थी। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। अच्छा, कभी अगर आपसे ये पूछ ले कि मार्जिनल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, तो मार्जिनल एम्प्लॉयमेंट होता है वर्क लेस देन 6 मंथ इन अ ईयर। अगर आप एक साल में आपका काम 6 मंथ से कम देखने काम ही करते हो तो आप किस कैटेगरी में आओगे, आप मार्जिनल एम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में आओगे। ये जनरली आपको देखने को मिलेगा एग्रीकल्चर वाले क्षेत्र में। अब देखो एग्रीकल्चर में आप सभी को पता है जब खेत में बुवाई होती है तब काम रहता है, जब खेत में कटाई होती है तब काम रहता है। नॉर्मली बीच में काम नहीं रहता तो किसान खाली बैठा रहता है। और आपने देखा होगा कि एक घर में अगर 6 लोग हैं तो सब
अगर उस खेत को 2 लोग भी कर सकते हैं, एक अकेला इंसान भी कर सकता है थोड़ा सा लेबर लगा के, लेकिन वो 6 लोग के 6 लोग यहीं पर लगे रहते हैं, इसी खेती बाड़ी में करते रहते हैं। अभी इसको मैं आगे जब हम टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट करेंगे वहाँ भी अभी हम डिस्कस करेंगे। तो ध्यान रखना मार्जिनल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। अगर आप 6 महीने से कम काम कर रहे हो 1 साल के अंदर तो आप मार्जिनल एम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में आते हो। और ये जनरली कभी पूछ ले कि ये कहाँ पे देखने को मिलता है जनरली, तो जनरली ये एग्रीकल्चर सेक्टर में देखने को मिलता है। कभी अगर आपसे अनएम्प्लॉयमेंट रेट निकालने का फॉर्मूला दे दे या कभी अनएम्प्लॉयमेंट रेट निकालने को दे दे, न्यूमेरिकल दे दे, तो ध्यान रखना अनएम्प्लॉयमेंट रेट निकालने का फॉर्मूला है जो आपके अनएम्प्लॉयड वर्कर्स हैं, जितने भी अनएम्प्लॉयड लोग हैं, टोटल अनएम्प्लॉयमेंट लोग और टोटल वर्कफोर्स या टोटल लेबर बोल सकते हो, अगर मैं इंटू 100 कर दूंगा तो मेरा यहाँ पर क्या निकल आएगा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट निकल आएगा। ठीक है, तो देखो एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो इतना तो आपको आता ही होगा, मैं नहीं भी बताता तो मे भी आप कर दोगे। उसके बाद अब हम यहाँ से देख लेते हैं टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट से बहुत ज़्यादा सवाल बनते हैं मेरे भाई। ठीक है, यहाँ ध्यान रखना एक एक चीज़ जो अभी मैं आपको बताने जाऊँ क्योंकि यहाँ से आपके सवाल बहुत बनते हैं। एक है आपका संरचनात्मक बेरोजगारी, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं इसको। ठीक है, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से ही जो आपके ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट है ना, वो वहाँ पर आपके क्या होता है, वो उनको एक तरह से बेरोजगार है, अनएम्प्लॉयड है। इसमें क्या होता है, जो आपकी स्किल डिमांड है, जो आपकी स्किल डिमांड है और जो स्किल सप्लाई है, मतलब देखो स्किल, ये बस मैं आपको नॉर्मली समझ जाओगे तो आप इसे खुद भी लिख लेना। इसमें क्या होता है, सपोज आपने डिग्री तो कर ली, आप ग्रेजुएट तो हो गए, आप डिग्री है आपके पास, लेकिन जो इस वक्त जो प्रोडक्ट बनाने के लिए जो जिस भी कंपनी में आप जॉब लेने जा रहे हो उसमें जो स्किल चाहिए, जो स्किल की डिमांड है, वो स्किल आप नहीं दे पा रहे हो। जब स्किल नहीं दे पा रहे हो, आपके अंदर वो स्किल नहीं है, ठीक है। आजकल बच्चे ग्रेजुएशन करने के साथ साथ बहुत सारे कोर्सेज करते हैं अपनी स्किल को इम्प्रूवमेंट करने के लिए, क्योंकि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसमें बहुत सारी चीज़ें सिर्फ थ्योरेटिकल चीज़ों पे फोकस किया जाता है, इसलिए अदर सर्टिफिकेट कोर्स करने की हमें ज़रूरत पड़ती है जिससे कि हम अपनी स्किल सप्लाई को पूरा कर पाएँ। तो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट होता है स्किल डिमांड और स्किल सप्लाई के बीच में गैप की वजह से। इसमें क्या आ जाता है, गैप ऑफ स्किल देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, गैप ऑफ स्किल यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जितनी स्किल की डिमांड है उतनी स्किल आप सप्लाई नहीं कर पा रहे, उतनी स्किल आपके पास है ही नहीं, तो ये स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट में देखने को मिलेगा। एक है आपका फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, तो देखो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट को आप टेम्परेरी अनएम्प्लॉयमेंट भी बोल सकते हो। फ्रिक्शनल एम्प्लॉयमेंट को आप टेम्परेरी अनएम्प्लॉयमेंट भी बोल सकते हो, टेम्परेरी अनएम्प्लॉयमेंट भी बोल सकते हो। इसमें क्या होता है, सपोज आप ए जॉब में हो, आप ए जॉब में हो, अब आपको वहाँ पर सैलरी मिल रही है सपोज 50,000 रुपये, और आप इस सैलरी से सेटिस्फाई नहीं हो, तो आपने ये जॉब छोड़ दी और आप बी जॉब को सर्च कर रहे हो। अभी अभी आपको बी जॉब सर्च नहीं, अभी मिली नहीं है, आपने ये जॉब छोड़ दी और बी जॉब की आप किस में हो, खोज में हो। अब हो सकता है कि उसमें 1 महीना लग जाए, 2 महीना लग जाए आपको जॉब मिलने में, जॉब ढूंढोगे फिर जॉब मिलेगी, तो जो उस टाइम का टाइम पीरियड होगा ना उसको बोलेंगे फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, घर्षण बेरोजगारी। ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। उसके बाद है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, तो देखो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होता है जब किसी भी चीज़ में किसी का हम प्रोडक्शन कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, वहाँ पर सपोज 2 लोगों की ज़रूरत है लेकिन उसमें 4 लोग लगे हुए हैं। ठीक है, और हमें पता भी नहीं चल रहा है ना कि भाई इसमें 2 लोग ही कर सकते थे, 4 लोग क्यों लगे। तो मतलब जहाँ पर रिक्वायरमेंट 2 लोगों की थी लेकिन जहाँ पर ज़रूरत से ज़्यादा वर्कफोर्स लगी हुई है, ज़रूरत से ज़्यादा लेबर को एम्प्लॉयड किया गया है और जितनी लेबर लगी हुई है उसका 100% यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है प्रोडक्शन करने के लिए, उसको बोला जाता है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। क्या बोला जाता है, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। और इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है एग्रीकल्चर। बेस्ट एग्जाम्पल क्या है इसका, तो आप बोलोगे भैया एग्रीकल्चर। इसका बेस्ट एग्जाम्पल, सबसे बेस्ट है एग्जाम्पल एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में जैसे हम ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि एक घर में 6 लोग हैं तो 6 लोग वो एक जो उनके पास पर्टिकुलर लैंड है उसमें लगे हुए हैं, लेकिन अगर उसको करना चाहें तो 2 लोग भी कर सकते हैं, लेकिन उनको खुद ये चीज़ रियलाइजेशन नहीं होती। मेन चीज़ ये भी है, ठीक है, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं, आगे है हमारा यहाँ पर
साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट, चक्रीय बेरोजगारी। अब ये साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? देखो साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट ऐसा है, ये माना जाता है कि हर 5 से 10 साल में एक बार ऐसा आता है कि जब आपके लोगों की जॉब चली जाती है, ठीक है। बहुत सारी रीजंस होते हैं उसके पीछे, ठीक है। मेन रीजन का भी आपसे ये पूछे कि रिसेशन की वजह से कौन सा अनएम्प्लॉयमेंट आता है, तो साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट आता है। कभी आपसे पूछे डिप्रेशन की वजह से, क्योंकि देखो क्या होता है, डिप्रेशन हो गया मतलब डिमांड की जो डिमांड थी वो कम हो गई, डिमांड कम हो गई, तो अब आपको सप्लाई कम करनी पड़ेगी, और जब सप्लाई कम करनी पड़ेगी तो अब आप ज़्यादा वर्क फोर्स का क्या करोगे भाई, आप उनको पे कर रहे हो, उतना डिमांड है ही नहीं, उतने प्रोडक्शन हो ही नहीं रहा उतने प्रोडक्ट का। जब उतने प्रोडक्ट का प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा तो क्या होता है कि लोगों को जॉब से निकाला जाता है, तो उसको बोला जाता है साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। ये 5 से 10 साल में एक बार जरूर देखने को मिलता है, ऐसा माना जाता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट की, जिसको हिंदी में बोला जाता है मौसमी बेरोजगारी। अभी ये सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? देखो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का बहुत सारे बेस्ट एग्जांपल हैं, जैसे टूरिस्ट प्लेस हो गई। जैसे अभी हम इंडिया की बात करें, नॉर्थ में, अभी इंडिया में नॉर्थ में सबसे ज़्यादा लोग कब घूमने जाते हैं? जम्मू कश्मीर। अभी पहलगाम अटैक के बारे में भी आपने सुना। यहाँ पर जो ऐसी टूरिस्ट प्लेस है, अगर कोई बंदा नॉर्थ में कब घूमने जाएगा? नॉर्थ में इंसान घूमने जाएगा गर्मी के टाइम में, क्योंकि जो साउथ में रह रहा है इंसान या जो सेंट्रल इंडिया में रह रहा है उधर गर्मी ज़्यादा है, तो वो नॉर्थ में ठंडी में घूमने जाएगा। तो उस वक्त क्या होता है, टूरिस्ट जा रहे हैं तो वहाँ पर जो होटल्स हैं, जो रिजॉर्ट्स हैं, वो खूब अच्छे खासे चलेंगे। लेकिन जब ठंड हो जाती है तो भाई ठंड में कोई जम्मू कश्मीर थोड़ी नहीं जाएगा। तो ठंड में जब इंसान नहीं जाता तो उनका क्या होता है, लोग वक्त जाते हैं लेकिन उतनी मात्रा में नहीं जाता, तो उनको एक तरह से अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पर जैसे आप एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे होली है। अब होली पर बहुत सारे लोग कलर बेचते हैं, लेकिन होली आगे चली गई तो फिर तो नेक्स्ट होली पे ही कलर बिकेंगे ना। अब हो सकता है कि वही लोग दिवाली पे पटाखे भी बेचते हों, लेकिन ये सीजनल है। जैसे एक सीजन आया फिर 2-3 महीने वो अनएम्प्लॉयड रहेंगे, फिर कोई सीजन आएगा तो फिर वो सामान बेचेंगे। तो जो सीजनल बेस्ड होता है, ठीक है। अब जैसे स्वीट्स की शॉप होती हैं, ठीक है, वो त्योहारों पे बहुत ज़्यादा चलती हैं, वैसे नॉर्मल चलती नहीं है उतनी। तो ये होता है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। उसके बाद एक होता है एडुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, शिक्षित बेरोजगारी। ये शिक्षित बेरोजगारी क्या होती है? तो देखो शिक्षित बेरोजगारी, अभी जो हम स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ के आए ना, वो हमने पढ़ा था स्किल गैप की वजह से। और ये जो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट होता है, ये होता है कि आपके अंदर आपके पास डिग्री भी है, साथ में आपके पास स्किल भी हैं, लेकिन यहाँ पर आपको आपकी स्किल और आपकी डिग्री के हिसाब से जॉब नहीं मिल रही, जिसकी वजह से आप जॉब नहीं कर रहे हो और आप अनएम्प्लॉयड हो, आप बेरोजगार हो। तो ये किस में है आएगी? शिक्षित बेरोजगारी में आएगी, ठीक है। एक होता है यहाँ पर क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट। क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट बहुत खतरनाक होता है। क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट होता है जब बहुत लॉन्ग टाइम तक आपको कोई जॉब मिले ही ना, जब आप बहुत टाइम तक, बहुत लंबे समय तक अनएम्प्लॉयड रहो, उसको बोला जाता है क्रोनिक अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। लिख लो यहाँ पर अगर लिखना चाहो तो, इफ अनएम्प्लॉयमेंट continues for long term in a country, तो वो कौन सा अनएम्प्लॉयमेंट होगा? वो होगा यहाँ पर क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट। ये चीज़ आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना, ठीक है। तो इसी के साथ हमारे जो क्वेश्चन है यहाँ पर वो ख़त्म होते हैं। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि क्वेश्चन नहीं, हमारा जो टॉपिक था हमारा वो ख़त्म होता है, इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं जो यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रॉमिसेस 100 डेज। तो देखो 100 डेज जो गारंटी बेस्ड एम्प्लॉयमेंट दिया गया है ग्रामीण क्षेत्र में, अभी हम पढ़ के आए हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, वो है आपका मनरेगा स्कीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है फॉर्मूला टू फाइंड द अनएम्प्लॉयमेंट रेट, कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट का जो फॉर्मूला है वो क्या है। और देखो यहाँ पर ये MTS 2025 नहीं है, 2024 कर लेना, ठीक है।
ये सारे क्वेश्चन एमटीएस 2024 में आए हैं। और यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको अनएम्प्लॉयमेंट निकालने के लिए उसका फॉर्मूला क्या है। तो देखो अनएम्प्लॉयमेंट का भी हम पढ़ के आए हैं। टोटल अनएम्प्लॉयमेंट वर्कर्स कितने हैं और टोटल लेबर फोर्स कितनी है, अगर हम उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट आ जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, इसको हिंदी में नहीं लिखा हुआ है, मैं एक बार समझा दूंगा आपको हिंदी में। ठीक है, इन इंडिया डॉक्यूमेंटेड बाई अ स्टडी इन विच लेवल ऑफ एजुकेशन इज द मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन अनएम्प्लॉयड। तो ये वही है, मैं आपको जब पढ़ा रहा था, जब हम देख रहे थे कि अगर हम बात करें प्राइमरी स्कूल्स की, मिडिल स्कूल्स की या मैट्रिकुलेट्स स्कूल्स की, या एक बच्चा जो प्राइमरी स्कूल तक ही पढ़ा है, एक बच्चा जो मिडिल स्कूल तक पढ़ा है, एक बच्चा जो 10th तक पढ़ा है, और एक बच्चा जो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएट है, उनमें सबसे ज़्यादा अगर आपको मेजोरिटी दिखेगी, इनमें से किस कैटेगरी वाले बच्चों की ज़्यादा दिखेगी, जो कि अनएम्प्लॉयड है। तो मैं आपको ये ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, वो कौन से हैं, ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट वाले हैं। ठीक है, तो विदाउट फर्दर डिले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ लेबर इज एम्प्लॉयड इन अ जॉब बट इज नॉट एक्चुअली यूटिलाइज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देखो इसमें बेसिकली वही है कि अगर कोई लेबर है जो एम्प्लॉयड की गई है किसी काम के लिए, लेकिन उनका अच्छी तरह से यूटिलाइज्ड नहीं किया जा रहा है, तो उस एम्प्लॉयमेंट को क्या बोलेंगे, जो हमें खासकर एग्रीकल्चर में देखने को मिलता है, तो उसको बोलते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। कहने का मतलब है जहाँ जरूरत है 2 लोगों की, लगे हुए हैं 5 लोग, तो बेसिकली अब 5 लोग भी वही काम कर रहे हैं जो 2 लोग कर सकते थे, तो बेसिकली वो उनका यूटिलाइजेशन है वो अच्छे से नहीं हो पा रहा है। तो इस अनएम्प्लॉयमेंट को बोला जाता है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। ठीक है, इसी के साथ आज के हमारे ये क्वेश्चन भी खत्म होते हैं। आई होप कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। प्लीज़ शेयर योर फीडबैक, अपना फीडबैक जरूर शेयर किया करो कमेंट सेक्शन में कि आपको लेक्चर कैसे लग रहे हैं, इकोनॉमिक्स कैसी लग रही है। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और ख्याल रखिए अपना।